नमस्कार। भारत में फैमिली प्लानिंग मतलब परिवार नियोजन सुनने में तो ये हेल्थ से जुड़ा एक सीधा साधा प्रोग्राम लगता है ना? लेकिन अगर हम जरा आंकड़ों में और इतिहास में झांक कर देखें तो एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। एक ऐसी कहानी जो बहुत बहुत ज्यादा एक तरफा है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर ही आते हैं। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। ये भारत में इस्तेमाल हो रहे मॉडर्न गर्भ निरोधक तरीके हैं और पहली ही नजर में जो चीज ध्यान खींचती है वो है ये बड़ा सा हिस्सा 75% से भी ज्यादा। ये है महिला नसबंदी। अब जरा इसकी तुलना पुरुष नसबंदी से कीजिए। वो कितना है? 1% भी नहीं, सिर्फ 0.6%। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। तो सवाल बिल्कुल साफ है कि आखिर परिवार नियोजन का लगभग सारा का सारा बोझ महिलाओं पर ही क्यों है? ये असंतुलन इतना ज्यादा क्यों है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक तरह की पड़ताल करते हैं, सुरागों को जोड़ते हैं और इस एक तरफा कहानी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हमारी इस पड़ताल का पहला सुराग वो हमें ले जाता है भारत के इतिहास में। देखिए, इस सवाल का जवाब आज की पॉलिसीज में उतना नहीं मिलेगा जितना कि हमारे एक दर्दनाक अतीत में छिपा है। एक ऐसा दौर जिसने लोगों के जहन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। अब जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि कहानी हमेशा से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जरा इस पुराने सरकारी विज्ञापन को देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है, पुरुषों, जन्म को रोकने की शक्ति आपके हाथों में है। मतलब एक वक्त था जब फैमिली प्लानिंग का पूरा फोकस पुरुषों पर था। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी कहानी ही 180 डिग्री घूम गई? जवाब एक शब्द में है, इमरजेंसी। 1975 से 77 का वो दौर जब देश में एक बहुत ही एग्रेसिव मतलब आक्रामक टारगेट बेस्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया। और इस दौरान हुआ ये कि देश भर में पुरुषों की जबरन नसबंदी के लिए कैंप्स लगाए गए। ये कोई वॉलंटरी प्रोग्राम नहीं था, ये जबरदस्ती और दमन का एक दौर था। और इस जबरदस्ती का नतीजा ये हुआ कि लोगों में और खास तौर पर पुरुषों में नसबंदी को लेकर एक गहरा डर, एक गुस्सा बैठ गया। इमरजेंसी के बाद पुरुष नसबंदी कराने वालों की संख्या इतनी तेजी से गिरी कि वो आज तक कभी उस लेवल पर वापस नहीं आ पाई। ये एक ऐसा ऐतिहासिक जख्म था जिसने फैमिली प्लानिंग की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो ठीक है, इतिहास का ये सुराग तो मिल गया। अब हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव है सरकारी दस्तावेज। चलिए जरा कागजों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि पिछले 40 सालों में हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसीज असल में क्या कहती रही हैं। और यहां एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस प्रॉब्लम से अनजान है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार इससे पूरी तरह वाकिफ है। देखिए, ये साल 2000 की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है। ये साफ साफ कहता है कि फिलहाल 97% से ज्यादा स्टेरिलाइजेशन ट्यूबेक्टमी है और इस जेंडर इम्बैलेंस को ठीक करने की जरूरत है। मतलब प्रॉब्लम की पहचान तो बरसों पहले, 2 दशक से भी पहले हो चुकी थी। तो पॉइंट यहां यह है, सबसे जरूरी बात यह है कि पॉलिसी में जो लिखा है और जमीन पर जो हो रहा है उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एक तरफ कागज पर तो लिखा है कि पुरुष नसबंदी को दोबारा पॉपुलर बनाना है और इसका हिस्सा कम से कम 30% तक लेकर जाना है। लेकिन दूसरी तरफ जब प्रोग्राम लागू करने की बारी आती है तो पुरुषों के लिए कोई नया प्रोग्राम नहीं बनता, बल्कि महिलाओं के लिए नई गोलियां और नए इंजेक्शन लॉन्च कर दिए जाते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि कहने और करने में कितना फर्क है। तो हमने इतिहास देख लिया, पॉलिसीज देख लें। अब हमारी पड़ताल का तीसरा और आखिरी सुराग वो हमें ले जाता है समाज के बीच। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो काम अधूरे कानून और पॉलिसीज छोड़ देते हैं उन्हें हमारी सामाजिक मान्यताएं पूरा कर देती हैं। तो जमीन पर यह दिखता कैसे है? जरा इन पे नजर डालिए। जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो लगभग पूरी तरह से महिलाओं के आसपास ही बुने गए हैं। आशा वर्कर्स जो खुद महिलाएं हैं वो कपल्स को सलाह देती हैं। फैमिली प्लानिंग पर बात करने के लिए सास बहू सम्मेलन होते हैं, पुरुषों के लिए नहीं। और जो नई शादीशुदा जोड़ों को नई पहल के दी जाती है उसमें भी ज्यादातर चीजें महिलाओं के लिए ही होती हैं। तो ये सब मिलकर कहीं ना कहीं उसी सोच को और पक्का करते हैं कि भाई ये तो औरतों का ही काम है। और ये सारी चीजें हमारे उस गहरे सामाजिक ढांचे में बिल्कुल फिट बैठती हैं, जहां शादी के बाद एक बहू से यही उम्मीद की जाती है कि वो नए घर में खुद को पूरी तरह से एडजस्ट कर लेगी। उसका पूरा फोकस अपने पति और उसके परिवार की देखभाल पर शिफ्ट हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस में उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी आज़ादी अक्सर कहीं पीछे छूट जाती है। और परिवार नियोजन भी उसी समायोजन या एडजस्टमेंट का एक और हिस्सा बनकर रह जाता है। तो इतिहास,
पॉलिसी और समाज, जब हम इन तीनों सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? चलिए अब इसके फाइनल नतीजे पर आते हैं। तो देखिए, ये जो इतना बड़ा असंतुलन है, ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम ऑफ इनर्शिया का नतीजा है। मतलब एक ऐसी प्रणाली जो बस चलती जा रही है। एक ऐसा सिस्टम जो ऐतिहासिक डर, सिर्फ कागजों पर मौजूद पॉलिसीज और हमारी गहरी सामाजिक मान्यताओं के मेल से बना है। और ये सिस्टम चुपचाप सारी की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर डाल देता है। तो इस सिस्टम का असर क्या होता है? पहला नतीजा यह है कि फैमिली प्लानिंग सभी वर्गों के लिए एक चॉइस या विकल्प नहीं, बल्कि खास तौर पर ग्रामीण और गरीब आबादी की फर्टिलिटी को कंट्रोल करने का एक टारगेट या लक्ष्य बन जाता है। और इसका मतलब यह होता है कि गरीब महिलाएं स्टेट की निगरानी का, सर्विलेंस का प्राइमरी टारगेट बन जाती हैं। इसका दूसरा असर है एम्पावरमेंट का पैराडॉक्स, मतलब सशक्तिकरण का विरोधाभास। होता यह है कि जब गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के आंकड़े बढ़ते हैं तो इसे विमेन एम्पावरमेंट बताकर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है कि वो महिलाएं कितना ज्यादा और कितना अन्यायपूर्ण शारीरिक, सामाजिक और इमोशनल बोझ अकेले ही उठा रही हैं। और तीसरा नतीजा वो ये है कि छोटे परिवार की ये सारी पॉलिसीज बेटे की चाहत जैसी एक बहुत गहरी सामाजिक सच्चाई को नज़रअंदाज कर देती हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि यही चाहत फैमिली प्लानिंग से जुड़े फैसलों पर कितना गहरा असर डालती है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को और भी बढ़ा सकती है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है कि जब पॉलिसी अपना मुंह फेर लेती है और समाज अपनी चुप्पी नहीं तोड़ता, तो इस पूरे सिस्टम का वजन, ये बोझ आखिर उठाता कौन है?